नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रैक एवरीथिंग में। तो हमने स्टार्ट किया है एवरेज यानी औसत। तो हमने एवरेज में एवरेज क्या होता है, एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, या फिर मिडिल टर्म क्या होती है, मिडिल टर्म कैसे फाइंड करते हैं, ये हमने देखा था। तो आज हम देखेंगे मिडिल टर्म का नंबर कैसे फाइंड करते हैं, यानी एक सीरीज में मिडिल टर्म कौन से नंबर पे होगी ये हमें फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर अगर आपको एक सीरीज गिवन है, एक सीरीज गिवन है 3, 5, 7, 11 और 13, और आपको यहाँ पर मिडिल टर्म का नंबर फाइंड करना है। तो आप कैसे करोगे? तो इसका एक फॉर्मूला होता है मिड टर्म यानी मध्य का पद। क्या होता है? मध्य का पद इक्वल टू होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो एन यानी क्या होता है? टोटल नंबर। क्या होता है? टोटल नंबर। तो देखो इस सीरीज में टोटल नंबर्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर n की वैल्यू होगी 5। देखो यहाँ पर 5+1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू आपकी मिड टर्म है थर्ड नंबर पर। तो देखो यहाँ पर मिड टर्म है आपकी थर्ड नंबर पर, यानी आपका एवरेज है थर्ड नंबर पर। सिमिलरली अगर आपको एक सीरीज गिवन हो 5, 10, 15, 20, 25 और 30, तो देखो यहाँ पर हर दो नंबर के बीच का डिफरेंस सेम है और आपको मिड टर्म का नंबर फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर टोटल नंबर्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये n की वैल्यू होगी 6। तो यहाँ पर होगा 6+1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 7/2 इक्वल टू 3.5। तो आपकी मिडिल टर्म होगी 3.5 नंबर पर। तो आपका एवरेज होगा इन दोनों के बीच में, 3 और 4 के बीच में आपका एवरेज होगा। तो अब हम सॉल्व करेंगे इस कंसेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है the average of the first 7 integers in a series of 13 consecutive odd integers is 37. What is the average of the entire series? 13 क्रमागत विषम संख्याओं की श्रृंखला में पहले 7 पूर्णांकों का औसत 37 है। तो हमें यहाँ पर पूरी श्रृंखला का औसत पूछा है। तो देखो यहाँ पर एक 13 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर की सीरीज है और हमें पहले 7 इंटीजर्स का यहाँ पर एवरेज गिवन है जो है 37। क्या है? 37। और हमें 13 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स का यहाँ पर एवरेज यानी मिडिल टर्म पूछी है। तो देखो यहाँ पर आपके पास पहले टोटल नंबर्स कितने हैं? तो 7 है। कितने? 7 है। तो हम यहाँ पर पहले 7 इंटीजर्स की यहाँ पर मिडिल टर्म का नंबर फाइंड करेंगे। आपको पता है मिड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? तो मिड टर्म का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो देखो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? 7। तो यहाँ पर होगा 7+1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4। तो देखो यहाँ पर 7 इंटीजर्स में आपकी मिडिल टर्म है फोर्थ नंबर पर, यानी आपका एवरेज है फोर्थ नंबर पर, यानी फोर्थ नंबर की वैल्यू है आपकी 37। क्या है? 37। ये है फोर्थ नंबर की वैल्यू। अब हमें 13 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स की मिडिल टर्म फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पर आपके पास टोटल नंबर्स कितने हैं? 13। तो यहाँ पर होगा आपका n की वैल्यू 13+1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 7। क्या होगा? 7। यानी 13 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स का मिडिल टर्म है 7 नंबर पर, यानी इसका एवरेज होगा 7th नंबर पर। तो देखो यहाँ पर हमें यहाँ पर 7 नंबर की यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस कितना है? तो इन दोनों में डिफरेंस है 3 नंबर्स का, वो भी 3 ऑड नंबर। 3 ऑड नंबर। आपको पता है एक ऑड नंबर में डिफरेंस होता है 2 का, तो 3 ऑड नंबर में डिफरेंस होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 6। क्या होगा? 6। यानी आपका 7th नंबर होगा 37 प्लस 6। क्या होगा? 37 प्लस 6 इक्वल टू 43। क्या होगा? 43। यानी आपका 13 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स का यहाँ पर एवरेज होगा 43, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है
The average of 41 consecutive odd numbers is 49. What is the largest number? 41 लगातार विषम संख्याओं का औसत 49 है और हमें यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या पूछी है। तो देखो यहाँ पर आपके पास टोटल नंबर्स कितने हैं, तो वो है 41। तो देखो यहाँ पर होगा 41 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 21। तो आपकी जो मिडल टर्म होगी, एवरेज होगा, वो होगा 21st नंबर। तो देखो यहाँ पर 21st नंबर होगा आपका, जो आपको एवरेज गिवन है। तो आपको एवरेज कितना गिवन है, 49। तो 21st नंबर है आपका 49 और हमें यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा नंबर होता है, जो सबसे लास्ट में आता हो। तो देखो यहाँ पर सबसे लास्ट में आता है 41। तो हमें यहाँ पर 41 नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 21 और 41 के बीच में कितने नंबर्स का डिफरेंस होता है, तो 20 नंबर का। लेकिन ये जो नंबर है ये है ऑड नंबर, तो इनके बीच में 20 ऑड नंबर का डिफरेंस होगा। आपको पता है कि एक ऑड नंबर के बीच में डिफरेंस होता है 2, तो 20 ऑड नंबर के बीच में डिफरेंस होगा यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 40। तो देखो यहाँ पर 41 जो नंबर है वो 49 से 40 अधिक होगा। तो यहाँ पर होगा 49 प्लस 40 इक्वल टू 89, यानी आपका जो लार्जेस्ट नंबर है वो है 89, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज ऑफ 44 consecutive odd numbers is 144. What is the largest number? क्रमागत 44 विषम संख्याओं का औसत 144 है। तो हमें यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, वो यहाँ पर पूछा है। तो देखो यहाँ पर आपके पास टोटल नंबर्स कितने हैं, तो टोटल नंबर्स है आपके पास 44। तो देखो यहाँ पर होगा 44 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू होगा 22.5। क्या होगा 22.5। तो 22.5 का मीनिंग ये होता है कि 22 और 23 के बीच की संख्या। तो देखो यहाँ पर आपका जो एवरेज है 144, वो 22 और 23 के बीच में होगा। कहा होगा, बीच में। तो देखो यहाँ पर 144 किन दो विषम संख्याओं के बीच में आता है, देखो यहाँ पर 143 और 145 के बीच में 144 यानी आपका एवरेज आता है। और हमें यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर पूछा है। तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, तो लार्जेस्ट नंबर यानी सबसे लास्ट वाली संख्या जो होगी आपकी 44। क्या होगी 44। तो यहाँ पर हमें 44 नंबर की यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पर 23 और 44 के बीच में कितने नंबर्स का डिफरेंस है, तो 21 नंबर का डिफरेंस है। लेकिन ये 21 है ऑड नंबर। क्या है, ऑड नंबर। आपको पता है एक ऑड नंबर के बीच का डिफरेंस 2 होता है। तो 21 ऑड नंबर के बीच का डिफरेंस होगा यहाँ पर 42। क्या होगा, 42। तो देखो यहाँ पर आपका जो 44 नंबर है वो 144 से 42 अधिक होगा। तो यहाँ पर होगा 145 प्लस 42 इक्वल टू 187, यानी लार्जेस्ट नंबर है 187, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। तो अब हम शुरू करेंगे हमारा न्यू टाइप। तो देखो यहाँ पर ऐड एन होता है सम्मिलित करना। क्या होता है, सम्मिलित करना। तो देखो यहाँ पर एक क्लास है, उस क्लास में 10 स्टूडेंट्स है। कितने, 10 स्टूडेंट्स। और इन 10 स्टूडेंट का एवरेज वेट है 45। क्या है, 45। तो इस क्लास में एक स्टूडेंट की न्यू एडमिशन हुई है। तो अब टोटल स्टूडेंट है 11। कितने हैं, 11, क्योंकि यहाँ पर एक स्टूडेंट की यहाँ पर एडमिशन हुई है। देखो यहाँ पर अगर उस स्टूडेंट का एवरेज 45 से अधिक होगा तो आपका एवरेज यहाँ पर इंक्रीज होगा, यानी बढ़ेगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर उस स्टूडेंट का एवरेज 45 से अगर कम होगा तो आपका एवरेज यहाँ पर डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कम होगा। लेकिन अगर उसका वेट 45 ही होगा तो आपका एवरेज होगा यहाँ पर सेम, यानी उतना ही रहेगा जितना पहले था। तो देखो यहाँ पर अगर हमें इस स्टूडेंट का यहाँ पर वेट फाइंड करना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, एक फॉर्मूला, न्यू मेंबर इक्वल टू एवरेज जो हमें गिवन है 45 प्लस माइनस चेंज इन एवरेज
मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मेंबर। तो ये होता है फॉर्मूला। आई होप आपको इतना कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम क्वेश्चन से इसे डिटेल से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज एज ऑफ 12 स्टूडेंट्स इज 14 ईयर्स। इफ द एज ऑफ टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड द एवरेज बिकम्स 15 ईयर्स। व्हाट इज द एज ऑफ द टीचर? 12 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर दी जाती है तो औसत 15 वर्ष हो जाती है। तो हमें यहाँ पर शिक्षक की आयु पूछी है। तो देखो यहाँ पर शुरुआत में एवरेज कितना था? तो 14 ईयर्स। कितना था? 14 ईयर्स। प्लस एवरेज कितना इंक्रीज हुआ है? तो देखो यहाँ पर पहले था 14 ईयर्स, फिर टीचर को भी इंक्लूड कर दिया गया, तब एवरेज हुआ है 15 ईयर्स। कितना? 15 ईयर्स। यानी एवरेज इंक्रीज हुआ है 1 ईयर। 14 से हुआ है 15, यानी एवरेज इंक्रीज हुआ है 1 ईयर। तो देखो यहाँ पर होगा 1 ईयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मेंबर्स। तो देखो यहाँ पर 12 स्टूडेंट प्लस 1 टीचर, तो 12 प्लस 1 13, यानी टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हो गए 13। तो यहाँ पर होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 13। तो 14 प्लस 13 इक्वल टू 27। क्या होगा? 14 प्लस 13 इक्वल टू 27, यानी टीचर की एज होगी 27, यानी शिक्षक की आयु होगी 27, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज एज ऑफ 6 ब्रदर इज 15 ईयर्स। इफ देयर फादर इज ऑल्सो इंक्लूडेड द एवरेज इज इंक्रीज बाय 7 ईयर्स। फाइंड द एज ऑफ द फादर। 6 भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उनके पिता को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 7 वर्ष बढ़ जाता है। तो हमें यहाँ पर पिता की आयु पूछी है। तो देखो यहाँ पर शुरुआत में एवरेज कितना था? तो 15 ईयर्स। कितना था? 15 ईयर्स। फिर क्या हुआ? फिर पिता को भी इंक्लूड कर दिया गया, तो एवरेज 7 ईयर से इंक्रीज हुआ। कितनी ईयर से इंक्रीज हुआ? तो 7 ईयर से इंक्रीज हुआ मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है 6 ब्रदर प्लस 1 फादर इक्वल टू 7। 6 प्लस 1 इक्वल टू 7। तो देखो यहाँ पर 15 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू 49 इक्वल टू होता है 64। कितना होता है? 64। तो फादर की एज है 64, यानी पिता की आयु है 64, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज रन्स ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 इनिंग्स वर 40। हाउ मेनी रन्स मस्ट शी मेक इन हर नेक्स्ट इनिंग so as to increase her average of runs by 3। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों में औसत रन 40 थे। उसे अपने अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे ताकि उसके रनों के औसत में 3 की वृद्धि हो जाए? तो देखो यहाँ पर शुरुआत में एवरेज था 40। कितना था? 40। नेक्स्ट इनिंग में उसने कुछ रन बनाए तो उसका एवरेज कितना इंक्रीज हुआ? तो 3 से इंक्रीज हुआ, यानी उसके औसत में 3 की वृद्धि हुई। देखो यहाँ पर होगा 3 मल्टीप्लाई बाय, देखो यहाँ पर 10 इनिंग्स प्लस नेक्स्ट इनिंग इक्वल टू 10 प्लस 1 इक्वल टू 11। तो यहाँ पर होगा 11। तो देखो यहाँ पर 10 इनिंग्स प्लस नेक्स्ट इनिंग इक्वल टू 11। तो यहाँ पर होगा 40 प्लस 33 इक्वल टू 73। तो उसे नेक्स्ट पारी में 73 रन बनाने होंगे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है अ बैट्समैन मेक्स 100 रन्स इन द 25th मैच ऑफ हिज करियर। हिज एवरेज रन्स पर मैच इंक्रीजेस बाय 1.4। फाइंड हिज एवरेज बिफोर द 25th मैच। एक बल्लेबाज अपने करियर के 25वें मैच में 100 रन बनाता है तो उसका प्रति मैच रन औसत 1.4 बढ़ जाता है। 25वें मैच से पहले उसका औसत क्या होगा, हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहाँ पर 25th मैच में उसने 100 रन की पारी खेली। 100 रन की पारी खेलने के बाद उसका एवरेज
1.4 से बढ़ गया, तो 24th मैच तक उसका एवरेज कुछ होगा। तो देखो यहाँ पर 24th मैच तक उसका एवरेज कुछ होगा, तो हम मान लेंगे ए। 25th मैच के बाद उसका एवरेज 1.4 से बढ़ गया, तो देखो यहाँ पर पहले था ए, फिर 1.4 से बढ़ गया। तो देखो यहाँ पर हमें 25th मैच के पहले यानी 24th मैच तक उसका एवरेज कितना होगा, ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर उसका पहले एवरेज था ए, कितना ए, फिर उसका एवरेज कितना बढ़ा, तो 1.4 से बढ़ा। कितने से बढ़ा, 1.4 से, और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 25 से। तो देखो यहाँ पर 24 मैच प्लस ये 100 रन वाली मैच इक्वल टू 25, तो यहाँ पर होगा 25 इक्वल टू 100। क्या होगा, इक्वल टू 100। तो देखो यहाँ पर ए प्लस 35 इक्वल टू 100, तो ए इक्वल टू होगा यहाँ पर 65। ए इक्वल टू 65 यानी 24th मैच तक उसका एवरेज था 65, यानी 25th मैच के पहले उसका एवरेज कितना होगा, तो 65, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है अ बैट्समैन स्कोर 87 रन्स इन द 21st मैच ऑफ हिज करियर, हिज एवरेज रन्स पर मैच इंक्रीजेस बाय 2, व्हाट वाज हिज एवरेज बिफोर 21st मैच। एक बल्लेबाज ने अपने 21वें मैच में 87 रन बनाए, उसके प्रति मैच औसत रन में 2 की वृद्धि हो जाती है। 21वें मैच से पहले उसका औसत क्या था, हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहाँ पर उसने 21st मैच में 87 रन की पारी खेली, उस कारण उसका जो एवरेज है वो 2 से इंक्रीज हो गया, लेकिन 20 मैच तक उसका एवरेज कुछ होगा, तो हम मानेंगे ए। और एक मैच बाद जब उसने 87 रन की पारी खेली, तब उसका एवरेज 2 से इंक्रीज हुआ। तो देखो यहाँ पर 21 मैच के बाद उसका एवरेज 2 से इंक्रीज हुआ, तो पहले था ए, अब हो गया ए प्लस 2। तो देखो यहाँ पर शुरुआत में उसका एवरेज था ए, क्या था ए, प्लस उसका एवरेज 2 से इंक्रीज हुआ है, कितने से, 2 से, और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय होगा यहाँ पर 20 मैच प्लस 87 वाली मैच इक्वल टू 21। तो यहाँ पर उसने टोटल मैच के लिए यहाँ पर 21, और यहाँ पर इक्वल टू होगा 87। तो ए प्लस 42 इक्वल टू 87, तो ए की वैल्यू होगी यहाँ पर 87 माइनस 42 इक्वल टू 45, कितनी होगी, 45। तो ए की वैल्यू है 45, यानी 20 मैच तक उसका एवरेज था 45, यानी 21st मैच के पहले उसका एवरेज था 45, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है अ बैट्समैन हैज अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स फॉर 12 इनिंग, इन द 13th इनिंग ही स्कोर 96 रन, thereby increases average by 5 runs, what will be his average after 13th inning। एक बल्लेबाज के 12 पारियों के लिए रनों का एक निश्चित औसत है, 13वीं पारी में वह 96 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 5 रनों से बढ़ जाता है। तो 13वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहाँ पर 12th इनिंग तक उसका कुछ एवरेज होगा, तो वो मान लेंगे ए। 13th इनिंग में क्या हुआ, तो उसने 13th इनिंग में 96 रन की पारी खेली, उस कारण उसका जो एवरेज था वो यहाँ पर 5 रन से इंक्रीज हो गया। तो देखो यहाँ पर पहले था ए, अब यहाँ पर 5 रन से हो गया इंक्रीज। तो 12th इनिंग तक उसका एवरेज था ए, 30th इनिंग के बाद उसका एवरेज हो गया है ए प्लस 5। तो देखो यहाँ पर शुरुआत में एवरेज कितना था ए, और एवरेज कितने से बढ़ा है, तो 5 से बढ़ा है। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय टोटल इनिंग, तो टोटल इनिंग है 13, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 13 इक्वल टू होगा यहाँ पर 96। तो a प्लस 65 इक्वल टू 96, तो यहाँ पर a की वैल्यू होगी 96 माइनस 65 इक्वल टू 31। तो देखो यहाँ पर a की वैल्यू है 31, यानी 12th इनिंग तक उसका एवरेज था 31, कितना था, 31, और 13th इनिंग के बाद उसका एवरेज यहाँ पर 5 रन से बढ़ गया था। पहले था 31 और 5 से बढ़ गया है, तो 30th इनिंग के बाद उसका एवरेज हुआ है 31 प्लस 5 इक्वल टू 36, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
तब तक के लिए लव यू, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।